किसी भी इंसान की तकदीर उसके आर्थिक और सामाजिक हालात नहीं तय करते, उसके कर्म तय करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं, हमारे गांव के ही मास्टर जी हैं, श्रीमान रिकेश जी। आज आपको गुरुजी से मिलवाएंगे इनका सामाजिक जीवन में और जो भी इन्होंने समस्याओं का सामना किया, किस प्रकार से इन्होंने चीज़ों को ठीक किया, आर्थिक और सामाजिक हालात से जूझते हुए भी कैसे ठीक किया, कैसे नई ऊंचाइयों पर गए, सामाजिक हालात के बारे में, कुरीतियों के बारे में जो भी इनके विचार हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार अमन, कैसी है? एकदम बढ़िया। तो सर आप सबसे पहले तो अपना परिचय विस्तार से दीजिए कि आप मतलब वैसे तो मैं तो जानता हूँ, अपने हमारे दर्शकों को एक बार आप बता दो। साथियों, मैं हरिकेश शास्त्री, गांव कापड़ो है और अमन का और अपना एक ही बगड़ है, बल्कि इनके दादाजी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और मास्टरा का घर कया करते। तो मास्टरा का घर में आप पैदा हो रहे हैं, फौजी बन के गर्व है हमें भी आपके ऊपर। और आपके जो दादाजी के दिए हुए मार्गदर्शन से उनसे हम पढ़े हैं और आज मैं उजाना में रिहाइश है और प्राइमरी टीचर के तौर पर मैं कार्य करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने बताया कि वो तो चलो मैं आज जहाँ पर भी हूँ, हमारे परिवार है वो एक इंडिविजुअल की बजाय उसके आसपास का माहौल है, आप जैसे गुरुओं की शिक्षा है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा मास्टर जी, मैं आपसे कुछ दो चार ऐसी सामाजिक विचारों पर, मैं सामाजिक मुद्दों पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। जैसे आपका बचपन किन हालात में गुजरा और आपने उन समस्याओं का कैसे सामना करते हुए अपने आप को उस मुश्किल हालातों से निकाला, जिससे कि और मेरे जैसे और 5-10 लोगों को ज्ञान मिले, हिम्मत मिले, वो थोड़ा बताइए। गांव में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था मन, विशेषकर 20वीं शताब्दी की बात है यार। और माता जी भी बचपन में जब दूसरी कक्षा में था तभी गुजर गई थी। पिताजी ने और बहन ने मिलकर के पाला पोषा है। तो आर्थिक हालात भी बहुत कमजोर थे। 10वीं 12वीं गांव से करी, शास्त्री में दाखिला ले लिया था, उसके बाद जेबीटी में नंबर आ गया था। घर की हालात इतनी कमजोर थी कि बीए करने के लिए कॉलेज में दाखिला लेने का हिम्मत नहीं थी। तो पिताजी खेती बाड़ी करते थे, कर्मठ किसान थे। तो धीरे धीरे ऐसे महानुभावों का असर पड़ा, जैसे समय पर प्राइमरी शिक्षक श्री जगदीश सिंह जी, श्री आजाद सिंह दुहन जी, श्री हवा सिंह जी आपके दादाजी रहे जो हेडमास्टर साहब, उनका विचारों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। उधर से पिताजी कर्मठ कर्मयोगी थे, अंधविश्वासों में नहीं थे वो, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उधर से एक अपने राय सिंह आर्य जी हैं, उनकी कोठी में श्री रानू आचार्य जी आते थे और वो प्रचार प्रसार करते थे। तो बचपन में उनको सुना और उसने दिशा बदल दी मेरे विचारों की। धीरे धीरे मैं फिर अपने पढ़ाई करते रहे, कोचिंग ली, जिसमें निःशुल्क मुझे सहायता दी श्री आजाद सिंह दुहन, रेडियो उद्घोषक आकाशवाणी हिसार बनभोरी के हैं जो अपने चुटकुला सम्राट हैं। हाँ, चुटकुला सम्राट रहे हैं जो, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। कई साल उनके पास मैं पढ़ा भी और पढ़ाया भी है। तो बचपन में ही पोलियो हो गया था, 2 साल का था जब। ये शारीरिक अक्षमता ने भी मेरे को कोई बाधा नहीं आई, किसी ने मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सभी अध्यापकों ने कभी कोई जाति के आधार पर या शारीरिक विकलांगता के आधार पर किसी ने मेरे को हीन या कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि हौसला बढ़ाया। और उनके आशीर्वाद से आज मैं अध्यापक बन पाया हूँ और दूसरे बच्चों का भी मार्गदर्शन करता हूँ, इसका मुझे गर्व है। तो साथियों, मैं जैसे गुरुजी ने बताया, मैं आपको एक और मैं जानकारी विस्तार से मैं बता देता हूँ कि गुरुजी का जो है नीचे से जो पैरों की स्थिति है वो कितने परसेंट का? हाँ, मैं वैसे तो लगभग 100% लगा के चलो, थोड़ा बहुत चल फिर लेता हूँ बस, मदद से थोड़ा बहुत जो है कर लेते हैं। हर काम में चलने फिरने में सहायता की जरूरत। अच्छा, इसके अलावा शरीर से अक्षम थे बचपन में, हालांकि उसको इन्होंने अपने ऊपर वजन नहीं बढ़ने दिया, उसको अपनी ताकत बनाया। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी उस समय की गांव के हालात में मैं खुद साक्षी हूँ इन चीज़ों का, कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति उतनी नहीं थी कि हम सब जो है अपने मन के हिसाब से या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने आप से कर सकें। सारी व्यवस्थाएं करने के लिए जो है परिवार को सोचना पड़ता था कि कैसे ये संभव हो पाएगा। उन सब तकलीफ़ों को कभी बाधा न बनने दे करके अपने आप को इतना काबिल बनाया कि इन्हीं के मार्गदर्शन से खुद तो एक अच्छे स्थान पर पहुंचे ही, उसके बाद मेरे जैसे सैकड़ों बच्चों को
इन्होंने मार्गदर्शन दे करके एक रास्ता दिखाने का काम किया। हाँ, कोशिश रहती है मैंने भाई जो गुरुजनों से सीखा है वो आगे उड़ेलने की। और आज भी सरकारी शिक्षण के 19 साल पूरे कर चुका हूँ। 17 साढ़े 17 साल की नौकरी और बकाया है। तो प्रयास ये है कि मैं आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़े और अच्छे संस्कार शिक्षित हो। तो एक कण के रूप में, हालांकि जंगल में आग की तरह मतलब कुशिक्षा, अंधविश्वास, पाखंड, बहुत सी सामाजिक बुराइयां, हालात बहुत बदतर हो रहे हैं, विचारधारा बहुत बदल गई है समाज में। और विशेषकर विद्यार्थी का जो एक गुण होने चाहिए थे, जो पढ़ाई का, विद्यार्जन का, वो नहीं रहे हैं। फिर भी एक चिड़िया जैसे चोंच भर ले आई थी वह पानी की, अब मैं तो जंगल की आग बुझाऊंगी, तो एक प्रयास रहता है कि वे शिक्षा को जियाड़ा फैले ही फैले। तो जैसे गुरुजी ने किस्सा बताया कि चिड़िया भी जो है अपना प्रयास कर रही थी। तो एक किस्सा है, जंगल में आग लग गई थी तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, तो सभी पक्षियों ने हार मान ली थी। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो चोंच से 2 बूंद लेकर के उस आग के ऊपर डाल रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि ये चिड़िया, बोला तेरी 2 बूंद से क्या होगा? तो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बोला हो चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन आने वाला समय मेरे को एक कर्म करने वाला आदमी के रूप में याद रखेगी कि इसने जो आग बुझाने का प्रयास तो किया। हाँ, सकारात्मक प्रयास जरूर किया कि मुझे कम से कम कर्म करने वालों में याद किया जाएगा। तो अच्छा मास्टर जी, मेरे को ये बताओ, जैसे आप सामाजिक क्षेत्र में भी काफी जुड़े हुए हो, इधर उधर भी काफी जो है आप प्रयासरत रहते हो हमेशा सामाजिक चीजों में। हाँ, जैसे अक्षमता है शरीर की, वैसे थोड़ा प्रयास रहता है वे सामाजिक संस्थाओं से अपने जुड़े रहें। जैसे भारत विकास परिषद है, उसमें भारत को जानो प्रतियोगिता करवाता हूँ मैं, अपने खंड स्तर पर यहाँ पर जुड़े रहते हैं सामाजिक संस्थाओं से। तो जैसे कि आप समाज के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम अपने हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में आपने जैसे पिछले 20-25 साल का जो परिवर्तन आ रहा है, पिछले 20-25 साल में क्या ऐसा परिवर्तन महसूस हुआ जो अच्छा हुआ, और क्या ऐसा परिवर्तन महसूस हुआ कि जिसने जो है काफी बुरा असर जो है आने वाली पीढ़ियों पर डाला है? अच्छा ये हुआ है कि जो पाखंडी होते थे या बहकाते थे, टोने टोटके बारली बितरली, थोड़ा बहुत असर कम होया है, लेकिन इतना कम नहीं होया जो होना चाहिए। अच्छाई ये हुई है, लेकिन बुराई भी बहुत बड़ी है, जिसमें राजनीति ने जाति पाति को बढ़ाया है। हमारे साथ कभी कोई ऊंच नीच का किसी ने भेदभाव नहीं किया, कभी भी किसी अध्यापक ने या कोई समाज के तौर पर हमें मतलब शिकार नहीं हुए हैं कभी भी, ना हमने किसी और को शिकार किया था। लेकिन आजकल शिकार होने का, चाहे किसी भी जाति का हो, वो डर रहता है, खतरा बना रहता है। मतलब वो एक जो खुला वातावरण होता था, हाँ, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। हाँ, राजनीतिक चालें ऐसी हैं जिसमें समझ नहीं पाता है आम इंसान, अगर वो किस तरह का मतलब व्यवहार कर रहा है, तो आगे जाकर तो शिकार हो सकता है। और कई समस्याएं और भी बड़ी हैं, जैसे आजकल युवाओं में भाई 15-15 साल के बालक हैं, जैसे हुक्का पी हुए हैं, फेफड़े थोथे हो गए उनके बिल्कुल, और आगे जाकर के जवान होने की बजाय सीधा बुढ़ापा में डाक मारेंगे वह। तो युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ी है, विशेषकर अपने पंजाबी एरिया में, या थोड़ा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मैं क्षेत्र विशेष का नाम भी नहीं लूँगा वैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नशा बढ़िया है और वो बुराई ज़्यादा विस्तार कर रही है अपने आसपास के गाँव में भी। बिल्कुल। अच्छा मास्टर, जैसे हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पिछले समय में काफ़ी अंतर रहता था। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो गाँव में बोलते थे कि बची हुई है। हाँ, बची हुई है, गाँव में बची हुई है। तो आज के समय में क्या हालात हैं? आज के समय में देखो, मतलब पहले जो शायर था करता नहीं, न्यू था प्यार बस यो ही पढ़ा लिखा है, और तो गांव वालों को तो मतलब सारा एक समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन देखो क्रांति आई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उससे थोड़ा गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया है। लेकिन जो टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, फोन है, उसके कारण बहुत सी कुरीतियाँ भी आ गई। आजकल के छोटे बच्चे 2 साल से लेकर के और किशोरावस्था के नौजवान साथी, तो बहुत ज़्यादा एक गर्त में चले गए हैं। विशेषकर सोशल मीडिया में कई शिकार भी हो जाते हैं साजिशों का, और कई इसमें गलत संगतियों में पड़ करके वो अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेते हैं। काफ़ी नुकसान खुद को, परिवार को, समाज को, उस चीज़ों को उठाना पड़ता है। अच्छा, एक और मैं मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षण आपका करूँगा। जैसे हमारी संस्कृति, एक तो हरियाणा की संस्कृति एक वो अलग पहचान रखती है, और एक हमारी जो भारत की जो पुरानी वैदिक परंपरा है, उसके ऊपर पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़ा कुठाराघात हुआ है या होने की साजिशें भी हैं।
उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो विदेशी या जो पश्चिमी सभ्यता का जो इफेक्ट है, असर है, उगाड़पन आया है आया बहुत ज़्यादा। पश्चिमी सभ्यता का तो रग रग में बस गई है, बस गई है। और जो आजकल के जो युवा है ना, ग्रामीण क्षेत्र के विशेषकर, वो ऐसे लुभावने मतलब जालसाजी में फंस गए हैं पश्चिमी जगत के, कि वो भटक जाते हैं, फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। और जहाँ तक आप हरियाणा की संस्कृति की और भारत की वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हो, वो अलग नहीं है। जो हरियाणा था वो वैदिक ही संस्कृति के ऊपर आधारित, वैदिक संस्कृति के ऊपर आधारित। हाँ, जितने भी हमारी वैदिक संस्कृति में जो कृषि बाड़ी मिलती है, आर्य संस्कृति मिलती है, रहन सहन खान पान, जितने चरक सुश्रुत वाक भट्ट हुए, हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने खान पान जो बताया है वो हमारी दादी नानी माएँ करती थी। लेकिन विशेषकर 21वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, विशेषकर फास्ट फूड और इसने जो जंक फूड ने हमारी युवाओं की, किशोरों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। एक जैसे हमारी होती थी पुरानी जो चीज़ें होती थी, गौ गुरु गुरुकुल, हाँ, इनका एक विशेष स्थान होता था। हाँ, गंगा और गायत्री भी इसमें, गंगा गायत्री भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, या और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी वैदिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी, और हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उससे भी वो तालमेल रखती थी। हाँ। आज के समय में गाय, गुरुकुल, गायत्री, गंगा, इन सब चीज़ों का महत्व घटा है या बढ़ा है? ये महत्व घटा है। घटा क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी साजिशें रची थी हमारी संस्कृति को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की। उन्होंने कुठाराघात किया था हमारी गाय के ऊपर। अब जब तक ये गाय पालते रहेंगे तब तक इनके यहाँ कोई औजार नहीं बिकेगा हमारा कृषि का, या कुछ और सुधार, दवाइयाँ नहीं बिकेंगी। तो उन्होंने गाय के ऊपर कुठाराघात किया। सबसे पहला कारखाना, कत्लखाना था जो, वो 1861 में अंग्रेजों ने खुलवाया, जहाँ गौकसी होती थी। वो अलग बात है कि उन्होंने वहाँ मोमडन को रख लिया और फिर भिड़ा दिया आपस में। उनको जो है एक धर्म विशेष से एक दूसरे से जोड़ दिया। और उसके अलावा हमारी जो प्राचीन खेती बाड़ी की पद्धतियाँ थी, या हमारे रहन सहन के जीवन के जो तौर तरीके थे, वो भी हमारे अंग्रेजों ने बड़ी जालसाजी से नष्ट किए हैं। और जो वर्ण व्यवस्था होती थी उसको जाति में बदल करके ऊंचा नीचा दर्जा धारण करवा दिया, हजारों जातियां बना दी। हालांकि 4 वर्ण होते थे और वो केवल कर्म के आधार पर थे। जैसे मैं केवल अध्यापक हूँ, जैसे अब तो मेरा निज नाम हरिकेश है, मैं अध्यापक हूँ, तो मेरा ये जैसे अध्यापन का कार्य हो गया। कोई पढ़ाने का कार्य करता था, पढ़ने का, शिक्षा देने लेने का, विद्यार्जन का, कोई व्यापार का, कोई जैसे अपना खेती बाड़ी का, कोई जैसे अपना पशुपालन का, या कोई अपने किसी से भी कोई अक्षमता नहीं होती थी, किसी में मंदबुद्धि हो सकता था, या किसी कारणवश वो विद्यार्जन नहीं कर सकता, या शरीर में अक्षमता नहीं थी, तो वो सेवा भाव से अपने शूद्र वर्ण में था। लेकिन उसको जातियों में बांट करके अंग्रेजों ने बड़ी जालसाजी की और समाज को तोड़ दिया। समाज को तोड़ने का जो सबसे बड़ी साजिश है अंग्रेजों ने रची। अच्छा, इसमें मैं 1-2 और एग्जांपल मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आज अगर हम बात करें, जैसे एक किसी भी जाति का अगर नाम लिए बिना अगर हम बात करें, तो हर एक जाति में ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जो मतलब जो आज का जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की जो साजिशें हैं, उन सबको नकारते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ये बाहर से चलती हैं साजिशें, ये हम समझ नहीं पाते। जब मतलब विदेशों के जो शैतानी लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं भाई इस जाति वालों को ये उकेरा जाए, यहाँ से उकसाया जाए ताकि वो दूसरे वालों पे पतंगा लगे, और वो फिर मतलब वो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणियां करवा देते हैं, या लेख लिखवा देते हैं। जैसे लेखकों से अब कलम में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि तो वो धीरे धीरे मतलब फिर वो समाज के लोग उसको, दूसरी जाति वाले फिर उनका अपमानित महसूस करते हैं और वो फिर उनसे बदला लेने की सोच लेते हैं। या फिर कई बहुत ज़्यादा मतलब नकली सिम वगैरह आ गए हैं जैसे सोशल मीडिया पे, या उससे फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को नकली आईडी वगैरह बना करके भिड़ाने का काम करते हैं, और इससे वो कामयाब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वो अपने सफल हो जाते हैं इस काम में। और वो समाज के लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं। नुकसान होता है समाज का। हाँ, नुकसान होता है हमारे देश का, समाज का। अच्छा, एक जैसे अभी हमने गाय का जिक्र किया, तो आपने काफ़ी इस पर जानकारी भी आप रखते हो, तो गाय को बचाने का क्या तरीका है? अगर आपको कोई 2-4 अगर पॉइंट अगर मिले। अमन भाई, 96 करोड़ गाय थी आपने 96 करोड़ युग में। हाँ, तो धीरे धीरे मतलब जो कत्लखानों से 36,000 कत्लखाने हैं, और सभी सरकारें इसके लिए दोषी हैं, समाज भी इन्हों दोषी है, तो वो पालन नहीं कर रहा है, छोड़ दे हैं। हाँ, तो
जैसे अब आपके घर में 4 गायें हैं, 4-5 तो गायें। इस तरह से मतलब हर एक आदमी, हर एक कृषक या चाहे कृषक ना भी हो, जितनी अगर क्षमता है और जगह है उस पर, उसके अगर हिम्मत है तो उसको एक एक दो दो गाय कम से कम एक तो जो है हर रखनी एक चाहिए, आंगन में गाय और गाय का बच्चा होना चाहिए, ताकि वो नस्ल भी बच सके। और ये आस्था और माता मानते हैं इसको, आस्था का प्रतीक है हमारा। आगे जा करके मतलब ये भारतीय उत्थान के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसे गुरुजी ने बताया कि गाय को माता मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे वेदों ने, हमारी सभ्यता ने उसको ऐसे ही वो दर्जा दे दिया। तो मैं आपको 2-4 में बातें मैं बताना चाहूँगा। जैसे गाय होती है तो गाय के हम्प होता है, थुई बोलते हैं, उसके अंदर एक नाड़ी होती है, सूर्य केतु नाड़ी। तो सूर्य केतु नाड़ी क्या करती है, जो सनलाइट होती है, सूरज का प्रकाश होता है, उसको एब्जॉर्ब करके और उसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे दूध है, मूत्र है, उसमें उसके स्वर्ण के गुण को लेके आती है। इसी वजह से उसका जो दूध होता है या मूत्र होता है, इसमें एक तरीके का स्वर्ण जैसा कलर होता है। गाय का दूध भी, गाय का घी भी। इसके अलावा जैसे गाय का घी होता है, वो कितनी हजारों ऐसी बीमारियां हैं उसमें काम होता है। इवन मैं कुछ टाइम पहले मैं एक से मिला था, उसने बताया कि हमारे पास कुछ दादा परदादाओं के टाइम का गाय का घी रखा हुआ था। और बोला मेरे पिताजी के कैंसर शुरू हो गई थी, डॉक्टर ने दवाइयाँ चला दी, बोला कि इसका दवाई ही एकमात्र उपाय है। तो मैंने किसी वैद्य जी से पूछा था, बोले इसको गाय का घी खाली पेट आधा चम्मच देना शुरू करो। तो खाली पेट वो जो पुराना घी बचा हुआ था, दूसरी तीसरी पीढ़ी पहले का, उन्होंने बांध के रखा हुआ था, कहीं से मिला उनको, तो आधा चम्मच देते गए धीरे 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 कर गया, तो दवाई कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर दी गाय ने। हो जाती हैं, लेकिन लोग इनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि विशेषकर कुछ समाज के तोड़ने वाले लोग, संस्कृति के घोर विरोधक हैं, जो भगवान को भी नहीं मानते और नास्तिक हैं, और वो समाज में आस्था नहीं रखते। जहाँ पर उन विशेषकर उन लोगों की सरकारें हैं, जैसे रूस वगैरह में, चाइना वगैरह में, वहाँ भी अत्याचार हैं और वो हिमायती बनते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हमारे समाज को तोड़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि हम इस तमगे के हितकारक हैं, लेकिन वो किसी के हितकारक नहीं, वो समाज के हितकारक भी नहीं है, वो उनको अपना फायदा देखते हैं। हाँ, और उनके हाथों में जब शिक्षा तंत्र रहा है हमारा, विशेषकर आज़ादी के बाद, तो उन्होंने फिर ऐसी किताबें लिखवाई, ऐसे युवा पैदा किए, ऐसी शिक्षा लाई ताकि वो समाज में मतलब एक नेगेटिविटी फैले, समाज कमजोर हो। हाँ। और इसके अलावा आप गुरुजी कोई, अगर आप और कोई संदेश आप देना चाहो? युवाओं को संदेश देना चाहूँगे भाई, अपना मेहनत करें, आस्था रखें भगवान में, परमात्मा फल जरूर देवा है, देखो न्याय जरूर करा है। अगर आप परिश्रम करोगे तो कहीं न कहीं जैसे मूलभूत ज्ञान प्राप्त करोगे, तभी जा करके आप किसी भी नौकरी में एक जज्बे के साथ, एक आपने पूरा जुनून पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जरूर पहले आज नहीं तो कल, हाँ, लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। हाँ, लक्ष्य निर्धारित करना भी बहुत जरूरी है, और लक्ष्य निर्धारित कर दिया, उसको याद करना भी, रखना भी बहुत जरूरी है। सुबह शाम उसको याद रखें मन में, तो एक जो हमारा मतलब एक दिमाग का ब्रह्मस्तिक होता है जो, उसमें अगर हम उसको बैठा लेंगे कि भाई ये मैंने प्राप्त करना ही करना है, तो अगर वो अचेतन मन में वो बात चली जाती है, तो उसको फिर परमात्मा भी अपने आप रास्ता दिखाता रहता है। अच्छा गुरुजी, में एक चीज़ और मेरे को ध्यान में आई, जैसे आजकल समाज में एक बहुत ही विकराल रूप लेते जा रही समस्या, जैसे जो परिवार हैं, परिवारों का सुचारू रूप से आजकल जो पहले जो चलता था, आजकल उसमें बिखराव होते जा रहा है। तो उसका आपको क्या कारण महसूस होता है और उसका क्या इलाज है? नौरे बैठक दूर होया करते, लुगाई छोरियां की वो सह सकता है, और वो नौरे बैठका में आदमियों की बात चलिया करती, ओढ़े लग का मतलब आदमियों का कंट्रोल हो जाता है आजकल। फिर विशेषकर वो क्या करें हैं भाई, औरत की फिर बुद्धि पाछे मत है, तो उनके अफसरी में भावना को नहीं अलग कर सकते। जैसे एक तो नौकरी लग रहा है और एक बेरोजगार है, तो वो सोचती है भाई तेरा पति कमा रहा है, वो नहीं कमा रहा है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से शुरुआत होती है। और विशेषकर फिर जब औरत की जिस घर में चालन लायकी, तो वो फिर बिखराव पैदा हो जाए। काफी चीजें समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से एक समस्या ये समस्या। ठीक है, चलो गुरुजी, आपने मेरे को 5-10 मिनट का जो बहुत कीमती, जो बेशकीमती जो समय दिया, और हमारे दर्शकों का भी मार्गदर्शन होगा, तो उस सब के लिए आप सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थारा भी धन्यवाद। सबको राम राम। राम राम।